अच्छा, जब हम प्राचीन मिस्र के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद पिरामिड, ममी और मौत को लेकर एक अजीब सा जुनून, है ना? लेकिन क्या हो अगर हमारी ये पूरी समाज, ये पूरा नजरिया ही अधूरा हो? क्या हो अगर उनकी दुनिया का सारा फोकस मौत पर नहीं बल्कि जिंदगी को हर हाल में बचाए रखने पर था? तो चलिए इस एक आइडिया को जरा पकड़ कर चलते हैं, क्योंकि यही वो चाबी है जो प्राचीन मिस्र की पूरी सोच का ताला खोलती है। देखिए, उनकी दुनिया का अंत किसी बड़े प्रलय या कयामत से नहीं होने वाला था। नहीं, उनका पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस एक चीज पर टिका था, लगातार संतुलन बनाए रखना। मिस्र की पूरी हकीकत को असल में दो ताकतें चलाती थीं। एक तरफ थी माआत यानी व्यवस्था, सच्चाई और एक कॉस्मिक हार्मनी, और दूसरी तरफ थी इस्फेत यानी अराजकता, बिखराव और डिसऑर्डर का वो खतरा जो हमेशा बना रहता था। ये कोई सिंपल अच्छाई बुराई की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो संतुलन और असंतुलन के बीच चलने वाला एक कभी ना खत्म होने वाला डांस था। मात सिर्फ एक देवी का नाम नहीं था, बल्कि वो तो जैसे हकीकत का आर्किटेक्चर था। वो फोर्स जो यूनिवर्स को एक तरीके से, एक कायदे से चलाती थी। इसी की वजह से सूरज उगता था, नील नदी में वक्त पर बाढ़ आती थी और समाज में एक स्थिरता बनी रहती थी। आप कह सकते हैं कि ये वो कॉस्मिक ग्लू था जिसने हर चीज को आपस में जोड़ रखा था। और संतुलन असंतुलन की ये जंग सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं थी। ये तो मिस्र की जमीन पर साफ साफ दिखती थी। देखिए, नील नदी की जो हरी भरी घाटी थी, जिसे वो काली भूमि या केमेत कहते थे, वो मात का प्रतीक थी, उपजाऊ, व्यवस्थित, जिंदगी देने वाली। और इस हरी पट्टी के ठीक पार जो विशाल बंजर रेगिस्तान था, यानी लाल भूमि या दिशरेत, वो इज़्फ़ेत का इलाका था, अराजक, खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल। तो ये व्यवस्था का कॉन्सेप्ट असल में काम कैसे करता था? इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबूत तो हर रोज हमारी आंखों के सामने आसमान में होता था, सूरज का सफर। प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए सूरज का उगना कोई मामूली घटना नहीं थी। नहीं, ये इस बात का रोज का सबूत था कि कायनात को बचाने की एक बहुत जरूरी जंग अभी भी जारी है। हर सुबह उगता सूरज इस बात का ऐलान था कि व्यवस्था ने एक और रात के लिए अराजकता को हरा दिया है। इस रोज के सफर के 4 बड़े जरूरी पड़ाव थे। दिन में सूर्य देवता आसमान में पूरी शान से यात्रा करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो पाताल लोक यानी दुआत के खतरनाक अंधेरे में उतर जाते। रात का वक्त सबसे बड़े खतरे और जंग का होता था, और इस जंग का नतीजा अगली सुबह निकलता था, व्यवस्था के एक नए जन्म के साथ। इस रात के सफर में रा का सबसे बड़ा दुश्मन था आपेप, और ये कोई मामूली दानव नहीं था। ये इस्फेत यानी अराजकता का जीता जागता रूप था, एक बहुत बड़ा सांप जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, क्रिएशन को खत्म कर देना। वो हर रात सूरज को निगलकर दुनिया को वापस उसी शुरुआती अंधेरे में ढकेलना चाहता था जहां से हर चीज की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस लड़ाई की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि आहापे को कभी भी हमेशा के लिए हराया नहीं जा सकता था। हर सुबह की जीत सिर्फ कुछ घंटों की मोहलत थी। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक बार हासिल कर लिया और काम खत्म। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली जंग थी जिसे हर रात हर पल जीतना पड़ता था। कायनात की स्थिरता हमेशा एक बहुत नाजुक धागे से बंधी रहती थी। तो आसमान में तो ये जंग लगातार चल ही रही थी, लेकिन जमीन पर इसका क्या मतलब था? चलिए अब इस ब्रह्मांडीय लड़ाई को हम इंसानों की दुनिया और उसके सबसे बड़े रखवाले की नजर से देखते हैं। फराओ सिर्फ एक राजा नहीं था, उसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी और पवित्र थी। वो देवताओं और इंसानों के बीच एक पुल की तरह था, एक मीडिएटर। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी जमीन पर माआत यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना। उसके हर फैसले, हर काम का असर पूरी कायनात के संतुलन पर पड़ता था। और फराओ के सारे काम इसी एक मकसद से जुड़े थे। मंदिरों में पूजा पाठ से देवता खुश रहते, जिससे कॉस्मिक ऑर्डर बना रहता। इंसाफ देने से समाज में हार्मनी बनी रहती, देश को स्थिर रखने से अंदर की अराजकता को रोका जाता, और सरहदों की हिफाजत करना मतलब मिस्र की व्यवस्थित दुनिया को बाहरी स्फेयर के खतरे से बचाना। ये बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर ले आती है। जरा सोचिए, एक फराओ देवताओं को सबसे कीमती तोहफा क्या दे सकता था? सोना चांदी? जमीन? नहीं। जवाब आपको शायद हैरान कर दे, लेकिन बहुत गहरा है। सबसे बड़ी भेंट थी खुद व्यवस्था, ऑर्डर इटसेल्फ। और इसे एक खास रस्म में निभाया जाता था जिसे कहते थे माआत प्रस्तुत करना। इसमें राजा देवी माआत की एक छोटी सी मूर्ति
देवताओं को भेंट करता था। ये एक तरह से देवताओं को दी जाने वाली एक रिपोर्ट कार्ड थी जो ये बताती थी कि हाँ, जमीन पर सब कुछ ठीक है और संतुलन कायम है। लेकिन कायनात को बचाने की ये जिम्मेदारी सिर्फ देवताओं और राजाओं की ही नहीं थी। ये एक ऐसा काम था जिसमें हर एक इंसान की हिस्सेदारी थी। ये जो कॉस्मिक जिम्मेदारी थी वो एक तरह से सब में बटी हुई थी। सबसे ऊंचे फराव से लेकर एक आम किसान तक हर इंसान के काम का, उसके हर एक्शन का असर पूरी कायनात की स्थिरता पर पड़ता था। हर ईमानदारी का सौदा, हर दया का काम मात की ताकत को बढ़ाता था और इस फेथ को कमजोर करता था। इसका सबूत हमें उन पुरानी कब्रों पर लिखी बातों से मिलता है। लोग अपनी कब्रों पर अपने अच्छे काम लिखवाते थे, जैसे मैंने भूखे को रोटी दी या मैं अनाथों का सहारा बना। ये सब सिर्फ अच्छे काम नहीं थे, बल्कि मात को बनाए रखने में एक सीधा योगदान थे। मतलब एक अच्छा और नैतिक इंसान होना एक तरह से कॉस्मिक ड्यूटी थी। और हाँ, इस पूरी जिंदगी के कर्तव्य का हिसाब किताब मरने के बाद होता था। एक बहुत मशहूर रस्म में इंसान के दिल को एक तराजू पर रखा जाता था और दूसरी तरफ होता था मात का पंख, सच्चाई का पंख। दिल को जिंदगी भर के कामों का बही खाता माना जाता था। तो अगर दिल उस पंख से हल्का या उसके बराबर भी निकल आया तो मतलब साफ था, इस इंसान ने एक संतुलित, एक मात से भरी जिंदगी जी है और इनाम हमेशा की जिंदगी। इस फैसले को पास करने के लिए मरने वाले को 42 नेगेटिव कन्फेशंस यानी नकारात्मक स्वीकारोक्तियां सुनानी पड़ती थीं। जरा कल्पना कीजिए, आप देवताओं के सामने खड़े हैं और उन सभी बुरे कामों की लिस्ट गिना रहे हैं जो आपने नहीं किए। मैंने चोरी नहीं की, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया। तो ये सिर्फ अच्छे काम करने के बारे में नहीं था, बल्कि बुरे कामों से बचने के बारे में भी था। यही दिखाता है कि किसी का भविष्य इस बात पर निर्भर था कि उसने जिंदगी भर व्यवस्था और सच्चाई को कितना निभाया। तो इन सारी बातों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो हमें मिस्र की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग और बहुत गहरा नजरिया मिलता है। मिस्र के ब्रह्मांड में कोई फाइनल विक्ट्री या कोई महाविनाश नहीं होना था। मकसद तो बस इस जीवन के चक्र को चलते रहने देना था, देवताओं, राजाओं और आम इंसानों की मिलीजुली कोशिशों से। वो मानते थे कि ये दुनिया कोई बहुत मजबूत चीज़ नहीं है, बल्कि एक नाजुक और खूबसूरत रचना है जिसे लगातार देखभाल की, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इस नज़रिए से देखें तो व्यवस्था कोई पहले से मिली हुई चीज़ नहीं है। ये तो वो है जिसे हर पल हर दिन हासिल करना पड़ता है। कायनात किसी एक की ताकत के दम पर नहीं चलती, बल्कि सबकी अंतहीन और सामूहिक देखभाल से जिंदा रहती है। तो ये सोच हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर किसी सभ्यता की सबसे बड़ी कामयाबी कोई आखिरी जंग जीतना ना हो, बल्कि हर रोज बस उस संतुलन को बनाए रखने का धीरज हो? शायद असली नायक वो नहीं जो एक बार में जंग जीत लेता है, बल्कि वो है जो हर दिन चीजों को बिखरने से बचाता है।